लीजिए, आज फिर मैं रवीश पांडे आप सभी के बीच आगामी मई महीने में होने वाली राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज की परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन से जो वीडियो बनाकर डालता रहा हूं, आप लोग देखते रहे हैं। उसी क्रम में आज पुनः मैं संसद के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि संसद, चलिए, पार्लियामेंट, ठीक, संसद के कितने अंग होते हैं? ये प्रश्न आता है कि संसद के कितने अंग हैं। तो जान लो कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के संयुक्त रूप को संसद बोला जाता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का सम्मिलित रूप जो है संसद कहलाता है। लेकिन यही प्रश्न आ जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं। अंग आ गया तो 3, कि संसद के कितने अंग है? तो 3 अंग है। कौन कौन है? तो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन और संसद के 3 अंग होते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। राज्यसभा को विशिष्ट सदन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। राज्यसभा को विशिष्ट सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हैं? तो 3। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब बात आती है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, या लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान में रहे कि लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत की वे समस्त जनता करती है जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में आ चुका होता है। ये लोग प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? लोकसभा में कुल अधिकतम सीटें 552। भारत में लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें कितनी हैं? 552, जिसमें से 530 सदस्यों का चुनाव जो है भारत के विभिन्न राज्यों से किया जाता है। भारत के विविध राज्यों से। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28। तो भारत के 28 राज्यों से 530 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है, जबकि 20 सदस्यों का चुनाव संघ शासित प्रदेशों से होता है। केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के लिए 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 530 सदस्य भारत के कुल 28 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वे कौन लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को, यदि लोकसभा में ऐसे समुदाय के लोगों का किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत कर देता है। तो टोटल 552, अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है 552, जिसमें 530 सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा के संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार संसद में, लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। और यह संविधान में ऐसा नियम दिया गया है कि संविधान में प्रति 25 वर्ष बाद इसमें संशोधन करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये 2026 के संशोधन में होगा। 2026 में 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2026 में भारतीय संसद में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन जब तक ये प्रस्ताव नहीं आता है तब तक 552 पे चुनाव हुआ है। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 552 सदस्य, लेकिन 545 पे ही चुनाव हुआ
और कुछ सीटों पे चुनाव नहीं हो सका, लेकिन अधिकतम सदस्य अगर पूछे कि अधिकतम लोकसभा के कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552, जिसमें 530 सदस्य भारत के विविध राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 250। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये 12 लोग कौन होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेलकूद, नृत्य, संगीत आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महापुरुषों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है और 238 लोगों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के सदस्य, जैसे मैंने बताया कि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, तो भारत के वे समस्त जनता जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में आ चुका होता है, वे लोग लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन 238 सदस्य जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, यानी कि इसके चुनाव में लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य इनको वोट देते हैं, तो जनता का भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो 238 सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और इसमें टोटल 550 निर्वाचित हो सकते हैं और 2 मनोनीत हो सकते हैं, जिसमें 530 अन्य राज्यों से, विविध राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेशों से। और चुनाव की प्रक्रिया, अब बात आती है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है। तो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। किसी दूसरे देश का व्यक्ति आकर के लोकसभा का चुनाव भारत में नहीं लड़ सकता है। पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है कि उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। यह ध्यान देना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 साल। पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है वह 25 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी हो। तीसरा कंडीशन है कि वह पागल अथवा दिवालिया न हो। चौथा कंडीशन है कि वह किसी सरकारी पद, लाभ के पद पर कार्यरत न हो और वह किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई सजा न प्राप्त किया हो। ऐसा व्यक्ति ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसकी आयु कितनी हो, तो 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यही सारी योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और किसी न्यायालय द्वारा सजा न मिला हो उसको, लेकिन आयु यहां हो जाती है उसकी 30 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अब एक चीज यहां आता है, प्रतियोगी परीक्षार्थी इसमें काफी जो है भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं कि अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ काफी बच्चे जो है भ्रम में आ जाते हैं। कोई 25 लगाता है, कोई 30 लगाता है, कोई 35 का विकल्प सही कर देता है। लेकिन ये जान लीजिए कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो भारत का प्रधानमंत्री वह बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, पूर्ण बहुमत में आती है, उस पार्टी के लोग अपना एक नेता चुनते हैं और उसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीत गया और जिस दल से चुनाव जीता उस दल के अन्य सदस्यों ने उसी व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु भी कितनी होनी चाहिए, 25 साल। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 साल। तो भारत का प्रधानमंत्री भी बनने की न्यूनतम आयु कितनी हुई,
25 साल। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 साल, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 साल। और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही कराई जाती है। और सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिमंडल को शपथ भी दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। और पूरी मंत्रिमंडल, क्या ये आप कह सकते हैं कि पूरी लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? पूरी मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले अंक में, अगले वीडियो में कुछ नई तथ्य लेकर के, कुछ नई चीजें लेकर के आऊंगा। ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते